स्टूडेंट, मैं जीपी सर। आज साइंस में रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का 9वां पार्ट आपसी कारक तथा अपचायक आपको पढ़ाने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे आपसी कारक क्या है। आपसी कारक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, आपसी कारक किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी किसी रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ का किसी रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आपसी कारक कहते हैं। किसी रासायनिक क्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है या अपचयन होता है या वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे उदाहरण लेते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड 2 kBr प्लस Cl2 गिब्स, यहां होगा 2 KCl प्लस Br2। अब यहां ध्यान से देखें, Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर कोई परमाणु अकेले है, चाहे अणु के रूप में हो और परमाणु अकेला ही होगा, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होती है। और यहां पर देखें K का +1 होता है तो Cl का हो जाएगा -1। अर्थात यहां आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि 0 से -1 छोटा है। अर्थात यहां क्या हो रहा है, किसी रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन किसका हो रहा है, Cl2 का। यहां Cl2 का अपचयन हो रहा है, अर्थात Cl2 क्या कर रहा है, अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर रहा है, K का ऑक्सीकरण कर रहा है। इसलिए यहां पर Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है। उपरोक्त अभिक्रिया में Cl2 ऑक्सीकारक है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अपचायक क्या है। अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान से समझें। बिल्कुल
ऑक्सीकारक का उल्टा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, या वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, उन्हें हम अपचायक कहते हैं। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, या वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, अपचायक कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इसका उदाहरण होगा, जैसे हम ले लें 2Fe पर 3+ हो और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर ले। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा तो 2Fe2+ होगा। ध्यान से देखें, यहां 3+ है और यहां 2+ है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन में कमी है। जब इलेक्ट्रॉन में वो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहां पर Fe जो है वो क्या है? अपचायक है। अर्थात एक प्रकार से देखा जाए, यहां 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन की यहां पर, या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। जहां इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है वहां अपचायक होता है, और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहां देखें, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो वहां क्या होगा? ऑक्सीकारक, मीन्स अपचायक। जैसे कहते नहीं, ज्यादा खा लिए, अपच हो गया, माने जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गए वहां अपचायक, जहां इलेक्ट्रॉन कम हो गए वहां ऑक्सीकारक। अब आपकी समझ में आ गया होगा ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचायक किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है। प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडॉक्स अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, ऑक्सीकारक तथा अपचायक से ही संबंधित है रिडॉक्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से आप समझिएगा। रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल
परिभाषा है इसकी, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्योंकि इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं इसलिए इसे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं उन्हें रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होने के कारण इसे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। देखिए हम लिख दे रहे हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं उन्हें रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं इसलिए इसे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। इसलिए इसे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका बहुत सरल उदाहरण है। SnCl2 प्लस 2FeCl3 gives SnCl4 प्लस 2FeCl2। ए स्टेनस क्लोराइड है, ए स्टेनिक क्लोराइड है। स्टेनस क्लोराइड और यह है स्टेनिक क्लोराइड, यह है फेरिक क्लोराइड और ये है फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड। प्यारे बच्चों, यदि इसको आयनित रूप में लिखा जाए, आयन के रूप में, क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है अर्थात यहां 2 क्लोरीन जुड़े हैं इसलिए Sn पर 2 पॉजिटिव प्लस Fe पर 3 इसलिए यहां Fe पर 3 पॉजिटिव गिव्स Sn से 4 क्लोरीन जुड़े हैं इसलिए +4 पॉजिटिव प्लस Fe पर 2 जुड़े हैं इसलिए 2 पॉजिटिव। आप ध्यान दें यहां जो है इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन में कमी और यहां इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। प्यारे बच्चों, भी मैंने आपको बताया जहां वृद्धि हो वहां अपच होता माने अपचायक होता है अर्थात यहां पर जो Fe है माने FeCl3 का FeCl2 में क्या हो जा रहा है, FeCl3 अपचायक है
और SnCl2 जो है ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपके समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स अक्रिया किसे कहते हैं। अब इस अक्रिया में दोनों साथ साथ ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए जहां पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे जगह अपचयन हो रहा है। और इसका एक और दूसरा उदाहरण है डेनियन सेल। मेरे बच्चों, यदि आप इसे नोट कर लिए हो तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं डेनियन सेल में किस तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। डेनियन सेल, डेनियन सेल में एक पात्र होता है जिसमें कॉपर सल्फेट विलयन होता है और उसमें एक जिंक की रॉड डाली जाती है और यहां बनता है ZnSO4 प्लस Cu। प्यारे बच्चों, यहां ध्यान दें, Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 और Zn का यहां +2, यहां Cu का +2 और यहां 0। तो इसमें एक कैथोड होगा और दूसरा एनोड होगा। एक जगह इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं और एक जगह इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर आप देखें तो Zn गिव्स Zn2 प्लस 2e- ये अर्ध क्रिया हो रही है। दूसरा अगर देखें तो Cu2 प्लस 2e- गिव्स Cu। एक जगह इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, इसलिए यहां पर जो क्रिया होगी उसे हम कहेंगे रिडॉक्स अक्रिया। इस प्रकार डेनियन सेल में एनोड पर जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल जाते हैं तो Zn2 प्लस हो जाता है और कैथोड पर जो कॉपर सोल्यूशन विलयन है उसमें यही 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं एक ग्रहण कर लेते हैं और Cu बन जाता है। इस प्रकार जो रेडॉक्स परिवर्तन होता है, रेडॉक्स परिवर्तन ए बराबर होगा Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। इस तरह से डेनियन सेल में यह रेडॉक्स परिवर्तन होता है। प्यारे बच्चों, अब ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं आपको बता दें, जैसे संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण क्या है? आप प्रकृति में देखते हैं कि आयरन की वस्तुओं में वायु एवं नमी के कारण जंग लग जाता है। चांदी के आभूषण में बराबर जल या नमी के कारण काली पड़ जाती है। इसी तरह तांबे के बर्तन में जब वायु या नमी लगती है तो हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं उन पर। ये सारी प्रक्रियाएं क्या है? संक्षारण। अर्थात हम कह सकते हैं जब कोई पदार्थ वायु या नमी के उपस्थित में आता है तो उसका
मंद ऑक्सीकरण होने लगता है, अर्थात उसमें एक नया परिवर्तन होने लगता है जिसे हम संक्षारण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वह क्रिया जिसमें धातु, वह अभिक्रिया जिसमें धातु, वायु या नमी के उपस्थिति में वायु या नमी के उपस्थिति में उस पर या धातु पर एक परत बनने लगती है। या धातु का क्षरण होने लगता है, धातु का क्षरण होने लगता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे के बर्तन में हरे रंग की परत जमना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण की रोकथाम कैसे किया जाए? संक्षारण रोकने के उपाय। इसके लिए लोहे की बनी वस्तुओं में ग्रीस, तेल या पेंट या वार्निश लगाया जाए। माने लोहे की वस्तुओं को ग्रीस, तेल, पेंट इत्यादि की परत चढ़ाई जाए। इस तरह से बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनसे जो है संक्षारण रोकने का उपाय होता है। अब लास्ट टॉपिक है इसमें विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, इसे ध्यान से समझें। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं गर्मियों के समय में जब भोजन इत्यादि बनाया जाता है और उसे रख दिया जाता है तो धीरे धीरे कुछ समय बाद उसका स्वाद बदल जाता है, उसमें एक अजीब सी गंध आने लगती है। यही क्रिया जो है विकृत गंधिता होती है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जब पदार्थ वायु की उपस्थिति में आता है तो उसका धीरे धीरे ऑक्सीकरण होने लगता है और धीरे धीरे ऑक्सीकरण होने के कारण उसका रंग तथा स्वाद बदल जाता है, जिस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। यही कारण है आप लोग देखते होंगे चिप्स इत्यादि खाते हैं, देखते हैं जब वो पन्नी पैक होती है
तो उसमें से एक विशेष प्रकार नाइट्रोजन इत्यादि गैस भर करके उसमें से वायु को बाहर कर देते हैं, जिससे उसका ऑक्सीकरण न होने पाए। यही क्रिया जो है विकृत गंधिता कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं वह रासायनिक क्रिया जिसमें वायु के उपस्थिति में मंद ऑक्सीकरण होने लगता है, या मंद ऑक्सीकरण के कारण उसके स्वाद तथा रंग में परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। प्यारे बच्चों, विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या है? विकृत गंधिता के रोकने के उपाय। नंबर 1, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए, जिससे उसमें ऑक्सीजन ना जा सके, जिससे उसका मंद ऑक्सीकरण ना हो सके। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए, वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। साथ साथ निम्न ताप पर जो पके हुए भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें मतलब जो खाने का प्रशीतन है उसे रोकना चाहिए। ये बहुत से ऐसे उपाय हैं। तीसरा उपाय होगा सूर्य के प्रकाश से भोज्य पदार्थों को बचाना चाहिए। जिन भोज्य पदार्थों को खाने में प्रयोग किया जाता है उन्हें सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए। ये सारे उपाय हैं जिससे विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। प्यारे बच्चों, आज यह चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। एनसीईआरटी के तथा अन्य राइटर के किताबों के लास्ट में जो प्रश्न दिए गए हैं, बीच में जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप हल करिए। यदि आपको कोई समस्या, कोई परेशानी होती है तो आप जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट्स लिखते आए हैं उसी तरह आप कमेंट लिखिए, प्रश्न लिखिए, उसे यूट्यूब पर प्रश्न आप डालिए। उन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। अब बहुत जल्दी ही मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। लेकिन उसके पहले हम चलेंगे फिजिक्स की ओर। अब अगले वीडियो में मैं फिजिक्स का पहला पार्ट पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।